अचानक से कल ये ब्लास्ट का होना क्या देश के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? साइबर वॉरफेयर से लेके इंफॉर्मेशन वॉर, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज टुडे। लेकिन 10 दिन के अंदर हम 2 ऐसे अटैक देख लेते हैं देश पर। शायद हम अपनी गवर्नमेंट को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि दोनों देश जो हैं फंसे हुए हैं, त्रस्त हैं कि आगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला क्या है देश में कि आवर सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टू सक्सीड 100 टाइम्स, द टेररिस्ट जस्ट नीड्स टू सक्सीड वंस। बाद में पता चला कि जीपीएस के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ था। पढ़ लिख कर और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खूंखार हो रहे हैं। कि ऐसा क्या क्या किया है मोदी जी ने जो ये लाइन एट द एंड निकल के आती है? वो विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर भारत को लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन को भी उबर की जरूरत पड़ती है। 2-3 साल तक कोई समाधान नहीं। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है कि हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक देश का खुद का नहीं है? जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका नेचर इवॉल्व हो रहा है। तो इसको पॉजिटिवली देखने का लॉस भी तो है। जीडीपी तो उनकी बढ़ रही है ना। वी शुड बी अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनोवेशन करने वाला इंडियन है। अगर इंडियन इनोवेशन कर सकता है बाहर जाकर के, तो इंडिया में इनोवेशन क्यों नहीं करता वो इंडियन? देश की राजधानी दिल्ली में कार ब्लास्ट की घटना होना, AK-47 का मिलना, आतंकियों का पकड़े जाना, 3000 kg का एक्सप्लोसिव मिलना, एयरपोर्ट्स पर जीपीएस टैंपरिंग होना जिसकी वजह से हवाई जहाज में जो यात्री चलते हैं उनकी जान पर खतरा आना, ये सब चीज़ें जब देश में चल रही हों तो चिंता बनती है कि क्या देश कोई सिक्योरिटी थ्रेट से गुजर रहा है, क्या कोई बड़ी घटना होने वाली है देश में। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट करा है तुहीन सिन्हा जी को। तुहीन सिन्हा जी बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमें लगा कि इन चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करी जो कि देश में डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं और देश में इन दिनों स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में चल क्या रहा है। तो हमारे साथ आज हैं तुहीन सिन्हा जी। तो तुहीन सिन्हा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सागर जी, आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ और मुझे लगता है कि भारत में जिस क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं उसके एक प्रबल टॉर्च बेरर आप हैं। तो बहुत अच्छा लगा के। तो जी अभी कल की बात है, दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, कार ब्लास्ट। अभी कई सालों से पूरे देश में ऐसे कोई हमले, कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं, कोई घटना नहीं थी। अचानक से कल ये ब्लास्ट का होना क्या देश के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? देखिए सागर जी, निश्चित रूप से कल जो ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, वो हमें उन काले दिनों की याद दिलाता है। 2004 से 2008 के बीच आपको याद होगा, हर 40 दिन में, औसतन हर 40 दिन में देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग शहरों में इस प्रकार के ब्लास्ट होते थे। और हमें बड़ा फक्र था कि पिछले 11 वर्षों में अगर जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दें तो इस तरह के ब्लास्ट कहीं नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को जिस प्रकार से मार पड़ी थी, PAF के 12 एयरबेसेस ध्वस्त हुए थे, 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए थे। अब ये पाकिस्तान ऐसा जानवर है, इस तरह से रंग बदलता है कि इस प्रकार का एक थ्रेट जो है, इसके लिए हमें अगले कई वर्षों तक तैयार होना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 1971 के युद्ध में भी जब पाकिस्तान को मात मिली थी तो उसके बाद पहली बार प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की थी। LK अडवाणी जी इस पर विस्तार से अपनी किताब में भी लिखे थे। तो प्रॉक्सी वॉर क्या था कि स्लीपर सेल्स को देश के अंदर पैदा करना, देश में जो रेडिकल तत्व हैं उनको इंडोक्ट्रिनेट करना और बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तैयार करना। और जियाउल हक के समय, जब जियाउल हक वहाँ के प्रेसिडेंट बने लेट 1970s में, और 1988-89 तक ये बहुत बड़ा रूप ले चुका था हमारे देश के अंदर, स्लीपर सेल को जगह जगह पर फैलाना। तो इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर की मात के बाद जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान को पता है कि वो कभी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ये तरह तरह के हथकंडे पाकिस्तान अपना सकता है आने वाले कुछ वर्षों में, लेकिन ये एक मजबूत सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में उससे भी कड़ा जवाब इनको मिलने वाला है आगे। नहीं, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, कल जिस तरह के टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं कल या परसों की रात, और 3000 kg एक्सप्लोसिव मिले हैं, जहर मिला है, AK-47 मिला है देश की राजधानी के अंदर। तो ये नहीं लग रहा कि बड़ा थ्रेट है? नहीं, निश्चित रूप से इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए सागर जी, दुख की बात यह है कि ये 5 डॉक्टर्स जो एक बड़ा नेटवर्क पाया गया, एक के पास जो है 3000 kg एमोनियम नाइट्रेट पाए गए,
एक और डॉक्टर जो है वो गुजरात में प्रसाद में केमिकल मिक्स करने की कोशिश में था, जिसमें कि हजारों जो श्रद्धालु हैं वो प्रसाद खाकर बीमार पड़े या मारे जाए। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी और पूरे विश्व को सोचने की जरूरत है कि क्या कुछ लोग जो हैं पढ़ लिख कर और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खूंखार हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स इंडियन ही थे या पाकिस्तानी थे? बिल्कुल इंडियन है, और एक प्रकार के नाम है सबके। कोई हैदराबाद से है तो कोई कश्मीर से है, कोई लखनऊ में पाया जा रहा है, एक महिला डॉक्टर भी उसमें शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत, भारत के लिए नहीं है, आज के संदर्भ में यूके और फ्रांस जो है वो लगभग सेम सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहा है जो भारत फेस कर रहा है। डेमोग्राफी का भी वही थ्रेट है, सिक्योरिटी का भी वही थ्रेट है। तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि पढ़ लिख कर जो लोग डॉक्टर बनते हैं, आज मानव की सेवा करने के बजाय वो कहीं ना कहीं मानव को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को इस पर मंथन करना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कह रहे हैं कि यूके को भी थ्रेट है, फ्रांस को भी थ्रेट है, शायद हम अपनी गवर्नमेंट को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि वहां भी हो ही रहे हैं तो यहाँ भी होना लाजमी, ऐसा तो नहीं है? प्रोटेक्शन की बात नहीं है। देखिए, रेडिकलाइजेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। भारत भी उससे ग्रसित है, उससे यूरोप के कई देश ग्रसित हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ग्रसित है। आप एक एक इंस्टेंस अगर उठा के देखें तो हम थ्रेट तो कभी डिनाई कर ही नहीं सकते। और चूंकि हम थ्रेट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट थे, पूरी तरह से सतर्क थे, आज पहली बार 11.5 वर्ष के बाद इस प्रकार का एक वारदात हुआ है। अन्यथा यूपीए के समय तो हर 40 दिन पर ऐसा होता था। तो निश्चित रूप से थ्रेट को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और बल्कि मैं दाद देता हूं उन सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अफसर्स का, उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का, जिन्होंने 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट को समय रहते पकड़ा। और ऐसे नहीं है, ऐसे कई ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं पिछले 10 वर्षों में समय रहते जो हैं अंजाम से पहले इन टेररिस्ट को पकड़ा गया है। अन्यथा वही होता जो 2004 से 2008 के बीच हो रहा था। तो अभी जो कार ब्लास्ट हुआ है, ऑफिशियली इसको सरकार ने बॉम्ब ब्लास्ट का नाम नहीं दिया है जी, है ना, ये कार ब्लास्ट ही कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर ये कार ब्लास्ट होता तो इतना भयंकर ब्लास्ट होता? तो साफ साफ ये दिख रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट ही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसको बॉम्ब ब्लास्ट का नाम नहीं दिया जा रहा है। क्या इसलिए कि देश के लोग पैनिक में ना आ जाए, इसलिए सच्चाई उनसे छुपाई जा रही है? नहीं, देश के ये छानबीन चल रही है। निश्चित रूप से ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं था, और एनआईए इन्वॉल्व है इसमें पूरी तरह से। तो एनआईए जहां इन्वॉल्व होती है वो वहीं इन्वॉल्व होती है जहां असाधारण कुछ हुआ है, जहां नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो मेरे ख्याल से छानबीन अगले 1-2 दिन में माजरा जो पिक्चर है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन छुपाने की कोई बात ही नहीं है, पारदर्शी सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हर बार जो है, हर दिन 2-2 बार ब्रीफिंग होती थी। तो पारदर्शी सरकार जो है वो पूरी तरह तैयार है। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवर सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टू सक्सीड 100 times, द टेररिस्ट जस्ट नीड्स टू सक्सीड वंस। तो ये एक कामयाबी जो है, जो दुश्मन है उसको मिली होगी, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा से दिल्ली आ रहा था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने बहुत ज्यादा भीड़ देखी। इतनी भीड़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। और मुंबई एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हाल था, जो मुझे कुछ लोगों ने बताया। बाद में पता चला कि जीपीएस के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ था। वो क्या घटना थी, जरा विस्तार में बताइए। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि मेरी रुचि रही है इन विषयों पर, एज अ राइटर, एज एन एनालिस्ट, एज अ पॉलिटिकल थिंकर, एज अ पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन। तो मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पे ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनका नेचर इवॉल्व हो रहा है। वो अलग लेवल के सिक्योरिटी थ्रेट्स भारत फेस करने वाली है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पूरा विश्व फेस करने वाला है, और उसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। तो उस दिन जो हुआ, ऐसी स्पेक्युलेटिव स्टोरीज हैं, पुख्ता जानकारी नहीं है। हुआ क्या था, बताइएगा आप। देयर इज अ थियरी ऑफ वेब जीपीएस स्पूफिंग, जिसको कहते हैं जीपीएस टैंपरिंग, जो आज आधुनिक समय में, आज आधुनिक काल में जो पायलट्स होते हैं पूरी तरह से वो जीपीएस पे निर्भर होते हैं, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स पे निर्भर होते हैं कि उनको, और आज एयर क्लटर भी इतना ज्यादा है कि जीपीएस ही पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो एक माना जा रहा है कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू टैम्पर द जीपीएस लोकेशंस। ओके, जिससे मान लीजिए एक पायलट को जिस कोऑर्डिनेट पे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे लैंड करना है, उस पे वो नहीं लैंड कर पा रहा है। तो दीज आर स्टोरीज व्हिच आई हैव रेड।
I'm sure investigation is going on, so there is no official clarity. But ये जो है futuristic जो warfare है, उसका स्वरूप बदल रहा है. तो ये बात क्या न्यूज में आई थी कि जीपीएस के साथ कुछ अटेम्प्ट किया गया था? These are stories which have made it to the media, and which, like I said, investigation is going on. So I will also wait for the final investigation. मैं एक broader sense में ले रहा हूँ कि आने वाले समय में conventional warfare बदल चुका है. साइबर वॉरफेयर होगा, जीपीएस को लेके छेड़छाड़ होंगे, और इसके लिए जो है जो नेक्स्ट लेवल की तैयारियां हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं. और जो सुरक्षा कवच की प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी, आपको याद होगा 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने विशेष तौर पर कहा था कि 2035 तक हम एक सुरक्षा कवच पूरी तरह से जो है देश में तैयार कर रहे होंगे. तो मैं वो जीपीएस वाली बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा. मतलब जो मुझे पता चला कि वो ऐसी घटना थी कि जीपीएस को हैक करने जैसा इसको कह सकते हैं. पायलट को रनवे की जगह खेत दिखेगा और खेत की जगह रनवे दिखेगा. मतलब अगर वो चीज़ हो जाती है तो पायलट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि खेत में प्लेन को उतार दे, और खेत में अगर प्लेन उतरेगा तो क्या होगा फ्लाइट के साथ. ये चीज़ें, ये एक अटेम्प्ट किया गया था. यही सच्चाई है. देखिए, these are stories which I have read. Like I said कि न्यूज में ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन मैं भी जब आ रहा था गोवा से दिल्ली, तो तकरीबन 1.25 घंटे तक फ्लाइट दिल्ली में ही गोल गोल घूमती रही. तो एन एविएशन एक्सपर्ट विल बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. लेकिन मैं एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, पहले क्या होता था 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो हमारी आर्मी जो है घुसकर मारती थी. आज ये इस ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि ब्रह्मोस के द्वारा अटैक हुए हैं. कंप्लीटली जो है 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से हमने जो है अपने टारगेट्स को एम लगाए हैं. तो साथ ही जो है इसके अतिरिक्त जो वॉर का आयाम है, साइबर वॉरफेयर से लेके इंफॉर्मेशन वॉर, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर हैज चेंज्ड टुडे. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट GPS spoofing in future could be a potential component of cyber warfare. Now, a cyber expert would be in the best position to talk about it, but as a responsible government, मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है इसका सामना करने के लिए, इसको कॉम्बैट करने के लिए. और जो सुरक्षा कवच की प्रधानमंत्री ने बात की थी 15 अगस्त को अपनी स्पीच में, वो सुरक्षा कवच यही है, पूर्ण रूप से देश को फोर्टिफाई करना. लेकिन 10 दिन के अंदर हम 2 ऐसे अटैक देख लेते हैं देश पर, तो इसको सुरक्षा कवच हम कैसे मान सकते हैं? मतलब फ्लाइट में चलने वाला आदमी डरेगा कि फ्लाइट में चढ़ें कि ना चढ़ें. सड़क पे चलने वाला आदमी डरेगा कि भैया कहीं ब्लास्ट ना हो जाए. नहीं, आपको मैं आश्वस्त कर दूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. भारत के भी सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स जो हैं वो तैयार होते हैं कि आपको जो है रीरूट करके आप वापस ले. तो देखिए, लेकिन लाइक आई सेड, दैट इज नॉट माय डोमेन एज अ पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन. अनलेस यू स्पीक टू अ aviation expert, unless you speak to person specializing in GPS technology, he would be the best person to talk about it. मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीजों को लेकर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है. हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दोवल साहब, वो बाकी कई नेशनल एडवाइजर्स देश ने देखे हैं, लेकिन वो हमेशा 10 कदम आगे रहते हैं. And that explains the reason why Operation Sindoor was executed in such a short span of time. ऑपरेशन सिंदूर की बात, जैसे 2-3 बार अपने नाम लिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदला क्या है देश में? पहली बार जो है, जो इंसाफ 25-26 सालों तक नहीं हुआ था. आपको याद होगा 1999 का कांदाहार हाईजैक, मैं उस समय दिल्ली में ही था. 7 दिन जो था, दिसंबर के आखिरी 7 दिन, पूरा मातम, एक ऐसा माहौल छाया हुआ था डिप्रेशन का कि क्या होगा उन पैसेंजर्स का. तो जो आतंकवादी उस टेरर की वारदात को अंजाम देने में शामिल थे, 25 सालों तक इंसाफ नहीं हुआ था. अगर उनको ढूंढ के मारा जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्लोजर है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया था उस वक्त. 100 से ऊपर टेररिस्ट का मारा जाना, 12 PAF के एयर बेसिस का ध्वस्त होना, ये अपने आप में एक हिसाब चुकाना था कि आइंदा अगर आप भारत में कोई भी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी. बट एट द सेम टाइम लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये एक विस्तारवादी युद्ध नहीं था. जो कांग्रेस पार्टी आज तक कभी 2026-11 का जवाब नहीं दे पाई, वो अचानक पूछती कि आपने POK क्यों नहीं लिया. POK हम लेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है. लेकिन ये एक विस्तारवादी युद्ध नहीं था.
And in fact, the modern warfare cannot be a prolonged warfare. जहां prolonged warfare हुआ है, आप रशिया और यूक्रेन के बीच देख लीजिए। ये प्रोलॉन्ग वेरफेयर आप किस चीज को कह रहे हैं? 2-3 साल तक कोई समाधान नहीं। अच्छा, 3 साल हो गया रशिया और यूक्रेन के युद्ध का। आज भी जो है अचानक वो रशिया के जो ऑयल वेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रशिया रिटेलिएटरी एक्शन में उनके 100 लोग को मार देती है। इसका कोई अंत ही नहीं है। दोनों देश जो हैं फंसे हुए हैं, त्रस्त हैं कि आगे क्या होगा। ठीक इसी तरह से हमने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच देखा। अंततः ट्रंप को सुलझाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद फिर से जो है सीज फायर का वायलेशन हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। अगर हमें युद्ध की ओर आगे बढ़ना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमें मजबूर किया गया था। अगर पुलवामा नहीं होता हम नहीं बढ़ते। और हम नहीं चाहते कि वो 100 साल, वो 1 साल चले युद्ध, 6 महीने युद्ध चले। क्योंकि आज विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं भारत के, इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू लूज साइट ऑफ दैट, लूज फोकस ऑफ दैट। आज पहली बार जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं देश को जो जिस प्रकार से अर्जुन केवल अपने लक्ष्यों की ओर देखते थे, वो विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर भारत को लेके जा रहे हैं। नहीं, ये तो तारीफ जैसी हो गई। मुझे इसको ब्रेकअप करके बताइए कि ऐसा क्या क्या किया है मोदी जी ने जो ये लाइन एट द एंड निकल के आती है कि अर्जुन जैसा मोदी सरकार मिली है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो एक सत्य है कि जो हमारी इकोनॉमी की साइज थी 14 में, वो कितनी थी? $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। आज हम $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी की में खड़े हैं। जो मेक इन इंडिया में जो शिफ्ट आया है, जहां उस वक्त हम नेट क्या पूरी तरह जो है डिफेंस इंपोर्टिंग नेशन थे, आज हम डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन है। आज ब्रह्मोस का जो उत्पादन आज यहाँ पे हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे देश हैं, ब्राजील से लेकर कई और देश हैं जो चाहते हैं कि इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स है उसको खरीदे। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, किसने आज से 6 साल पहले, कोविड के पहले किसने सोचा था कि इंडिया विल बी अ हब ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग? आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ अमेरिका का, ग्लोबल साउथ का 4-5 देशों की यात्रा उन्होंने की थी, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल था, ब्राजील भी शामिल था। उसमें मुख्य एजेंडा क्या था? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ी डील साइन हुई है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है चाइना ने ब्लॉक कर रखा था। अब रेयर अर्थ मिनरल्स की यूटिलिटी क्या है? सीधे जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वो लाभ, उसका एक सीधा रोल है। सेमीकंडक्टर का क्या रोल है? मोबाइल फोन से लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है आज सेमीकंडक्टर के बिना नहीं बन पाते हैं। तो ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पर अगर ये टर्न अराउंड आया है पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में मूल तौर पर, और उससे पहले से जो है प्लानिंग चल रही थी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही फोकस्ड एक अप्रोच है कि भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा उछाल लाना है कि कल को कोई भी आंख नहीं दिखा पाए। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं। अभी जो हमने अर्जित किया है 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लगभग है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। ऐसी कल्पना है कि 2047 तक वी शुड बी अ 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अब आप पूछेंगे कि इतना बड़ा उछाल कहां से आएगा? जो कॉन्सेप्ट एक बिल्डिंग के निर्माण में होता है कि सबसे ज्यादा समय आपको क्या होता है, जमीन के नीचे की खुदाई में जाता है, बेस बनाने में, एक नींव बनाने में जाता है। पहला फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, उसके बाद तीसरे चौथे फ्लोर के बाद 40-50 फ्लोर में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो भारत की इकोनॉमी अभी उस स्टेज पर है कि 2030 के लगभग आप देखिए जो एक उछाल वहां से आता है। व्हाई डिड यूके immediately sign the Indo-UK free trade agreement? Because they know the size of the Indian economy will grow by leaps and bounds in the next 20 years. Whereas in the UK economy, there will be only a marginal increase in that period. अब अगर मैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की ओर अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं, देखिए इंडिया को इन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो गया, स्पेस सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, AI हो गया, इसमें एक विशेष उछाल की आवश्यकता है। आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्टैंड्स एट रफली $25 बिलियन। अगले 10 साल में क्या अपेक्षा है? $52 बिलियन। आज द टोटल साइज ऑफ द AI इंडस्ट्री स्टैंड्स एट रफली अराउंड
$13-14 बिलियन। अपेक्षा क्या है अगले 10 वर्षों में? 10 टाइम्स दैट साइज। यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम किस लेवल पर अपनाते हैं, दैट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द फ्यूचर। आज स्पेस सेक्टर इकोनॉमी कहाँ पे है? लगभग अराउंड $10 बिलियन के आसपास है। 2035 तक क्या कल्पना है? $45 बिलियन। तो दिस इज द स्केल एट विच वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड एंड ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years। लेकिन एक चीज बताइए, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर पूरा कैंपेन ही शुरू कर दिया था, और मैं अभी देख भी रहा था कि एक ब्राजीलियन गर्ल के 25-26 उन्होंने आधार दिखाए। गर्ल है ब्राजीलियन की, लेकिन हरियाणा में वोटर बनी हुई है वो, और जेनजी को वो कह रहे हैं कि रोड पर उतरो। तो अभी जो आपने ये चीज़ें बताई कि इंडिया इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया तो ग्रो तो कर रहा है, बेसमेंट तो बन रहा है, लेकिन वो बेसमेंट बनाने का तरीका क्या ये ब्राजीलियन गर्ल के इतने सारे आधार बना के तरीका सही है? शख्स की आप बात कर रहे हैं वो अपने ब्राजीलियन हैंगओवर से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अच्छा, तो दो चीज़ें यहाँ पर, ब्राजीलियन गर्ल की तस्वीर थी या किसी इंडियन मॉडल की तस्वीर थी, निश्चित रूप से गलत तस्वीर थी कुछ ऐसे वोटर आईडीज पर, जो हालांकि जिन्होंने वोट तो सही किए, लेकिन एक गलत व्यक्ति की तस्वीर थी उस पर। तो इज इट अ ग्लिच? डेफिनेटली इट इज अ ग्लिच, इट इज अ गलत व्यक्ति की तस्वीर थी कहने का मतलब मान लीजिए कि आप वोट देने गए, आपके EPIC नंबर सही है, आपका एड्रेस सही है, लेकिन आपके जगह किसी और की तस्वीर थी उस वोटर आईडी में, तो ये ग्लिच है। डेफिनेटली ये ग्लिच है, ये नहीं होना चाहिए, एंड द इलेक्शन कमीशन is responsible for it. It is liable to make corrections. लेकिन तो ग्लिच से क्या 25-26 आधार बन जाएंगे? नहीं, आधार नहीं बने। तो उसका वो तो दिखा रहे थे कि 25-26 आधार कार्ड हैं एक ही तस्वीर के साथ, अलग अलग नाम। वो क्या बोलते हैं कई बार, वो मुझे नहीं लगता कि वो सोचते हैं बोलने के पहले। बेसिकली 26 एपिक वोटर आईडीज पर एक तस्वीर कैसे हो सकती है? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन लोगों जिनके वोटर आईडीज पे तस्वीर थी, उनका एपिक नंबर भी सही था, उनका एड्रेस भी सही था, उन्होंने वोट भी कास्ट किया। निश्चित रूप से वो तस्वीर गलत तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैन यू अटैच मैलिफाइड इंटेंशंस टू इट विदाउट एविडेंस? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे जो है जानबूझकर बीजेपी को लाभ पहुंचाए या पहुंचाए भी। ये एक ग्लिच है जो वर्षों से चली आ रही है, और जिसको सुधारने के लिए मूल तौर पर SIR जो है आवश्यक है। SIR का सबसे बड़ा विरोध कौन कर रहा है? ये SIR क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब वोटर लिस्ट, जो भी वोटर्स मौजूदा हैं किसी राज्य में, एक विशेष अभियान के तहत एक बार फिर, अगर आप 2002 का कट ऑफ छोड़ दें, जो उसके बाद के वोटर्स हैं, तो उनको विशेष रूप से री-वेरीफाई किया जा रहा है। बिकॉज बहुत जगह जो है, आपको पता है, आप भी सीमांचल के क्षेत्र से हैं, सीमांचल का क्षेत्र हो गया या फिर संथाल परगना का क्षेत्र हो गया झारखंड में, बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुर्शिदाबाद तो एक बहुत पुराना है, ग्रसित है इलीगल माइग्रेशन से, लेकिन और भी कई, कम से कम 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल में, प्लस जो है असम, लोअर असम पूरी तरह, ये सभी जगह जो है, ये सभी राज्य जो है इलीगल माइग्रेशन की समस्या से ग्रसित है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाया गया है कि पिछले 25 वर्षों में इलीगल माइग्रेंट्स को वोटर आईडीज बना के दिए गए हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं आपको, बंगाल की कुल आबादी 2001 से लेकर अब तक 31% बढ़ी है, लेकिन टोटल वोटर्स कितने बढ़े हैं? 67%। मतलब 36% एक्स्ट्रा वोटर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ की तुलना में 36% एक्स्ट्रा वोटर्स वहां पर है। कैसे हैं? कुछ राजनीतिक दल जो है अपने संरक्षण में उनके नकली आधार कार्ड बना रहे हैं, और नकली आधार कार्ड के आधार पर उनके वोटर आईडीज बना रहे हैं। तो अगर इसके विरुद्ध SIR होता है, तो राहुल गांधी को या किसी भी देश प्रेमी राजनीतिक व्यक्ति को इसका समर्थन करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए? तो समर्थन करना चाहिए। तो राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप तरह तरह की गड़बड़ियां करते हैं, लेकिन जो सुधार के जो कार्य हैं, सुधार की प्रक्रिया में जो सबसे आवश्यक SIR है, उसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, देखिए उनको नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की जीत को सरेंडर बताता है, लेकिन खुद की हार को स्वीकार करने से इनकार करता है, वोट चोरी बताता है। ये देश की जीत को सरेंडर कैसे? आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, मात्र 10 दिन के बाद
मतलब देखिए, एक अजीब किस्म का छिछोड़ापन है उनकी बातों में। अचानक एक दिन वो आके कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब सारे तथ्य हैं, डीजीएमओज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। डीजीएम हमारे तीनों जो डीजीएमओज रहे हैं, डीजीएमओज मौजूदा हैं, एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 11 मई को, जिसमें पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंचाएगी थी उसका एक बहुत ही सटीक ब्यौरा दिया गया था। 10 दिन बाद राहुल गांधी आके कहते हैं कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया। अब पाकिस्तान की मीडिया में वो स्टार बन जाते हैं वो कह के। लेकिन अगर जीत को, वो व्यक्ति देश की जीत को सरेंडर कहता है और खुद की कभी न खत्म होने वाली पराजय को, लगभग 90 इलेक्शन तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है कांग्रेस पार्टी, उसको वो वोट चोरी कहता है, तो ऐसे व्यक्ति की बात को जेनजी नहीं सुनता। जेनजी जो है, हमारी जेनजी जो है, बहुत स्वाभिमानी जेनजी है। वो मेहनत करके आगे बढ़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले, आज से 10 दिन पहले मैंने रात में कहीं से, मैं पार्टी से आ रहा था, तो मैंने एक उबर कैब लिया और उससे ठीक पहले, तो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन को भी उबर की जरूरत पड़ती है? हमें ही उबर की जरूरत पड़ती है। क्यों? एक छवि बना दी गई है कि हम जो हैं बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हमें ही उबर की जरूरत पड़ती है। और मैं तो मेट्रो लेता हूँ। आपको बताता हूँ, पार्टी ऑफिस जहाँ पे हमारी हेडक्वार्टर्स है, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, वहां से अगर मैं एयरपोर्ट जाऊं तो कम से कम मुझे 45-50 मिनट लगेंगे। एयरपोर्ट लाइन है, एक्सप्रेस लाइन, उसमें मुझे मात्र 15 मिनट लगते हैं। कनॉट प्लेस से मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूँ और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये गलत फहमी मत रहिए कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या वो उबर में नहीं जा सकते हैं। ओके, ठीक है। वो घटना क्या थी? तो मैं उससे एक दिन पहले मैंने कहीं एक स्पीच दी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडियन इकोनॉमी। अब किसी से बात हो रही थी, किसी मित्र के साथ, कि ऐसा एक मतलब कल स्पीच हुई थी और ये पॉसिबिलिटीज हैं इस सेक्टर में। मैं भी बहुत हैरान था जानकर। अब वो उबर ड्राइवर जो है बहुत ध्यानपूर्वक बात को सुन रहा था। जब मैं उतरता हूँ तो वो पूछता है कि सर, आप बुरा न माने तो कहूँ कि, वो कहता है कि मेरा एक स्टार्टअप है एआई सेक्टर में जो यही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और वो हिंदू इकोसिस्टम को जोड़ना चाहता है। अगर आप नंबर दे सकें। तो मैंने कहा, आप स्टार्टअप चलाते हैं, आपका अपना स्टार्टअप है, फिर आप रात को उबर होते हैं कि वो तो वहाँ से मैं सैलरी लेता नहीं हूँ, तो यहाँ मैं मेहनत करके रात को कमा लेता हूँ। तो ये हमारी जेनजी है, जो परिश्रमी है, जो स्वाभिमानी है, जो रात दिन मेहनत करके अपना जीवन भी बेहतर बना रही है और देश की भलाई के लिए भी काम कर रही है। तो आपको लगता है ये जेनजी के पास इतना वक्त है कि राहुल गांधी की फालतू बातें सुनकर वो सड़कों पर आ जाए, प्रोटेस्ट करे? तो मेरे ख्याल से जो एंटाइटल्ड लोग होते हैं, जो लुटियंस दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं कभी, अब 10 बार तो राहुल गांधी ने सवाल किया कि हाउस जीरो क्या होता है, क्यों बार बार ये हाउस जीरो लिखा गया है? आपको पता है हाउस जीरो का कॉन्सेप्ट? नहीं, मुझे नहीं पता। जो वोटर लिस्ट तैयार होते हैं उसमें कई लोग जिनके पास पक्के घर नहीं होते, जैसे मान लीजिए कि जो माइग्रेंट लेबरर है, वो अगर किसी एक प्लॉट पर 50 लोग रह रहे हैं और छोटे छोटे मतलब 10 बाय 10 इंच का एक स्थान उनको दिया गया था, बगल में कोई दूसरा लेबरर रहता है। अब उस एक प्लॉट को जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है, उसको हाउस जीरो की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ओके। अब इलेक्शन कमीशन ने बार बार एक्सप्लेन किया है कि हर शहर में हाउस जीरो और हर एरिया में भी हाउस जीरो हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस यही आरोप लगाती है बार बार कि हाउस जीरो जो है एक बहुत बड़ा घपला है। तो जो लोग लुटियंस के बंगलों से बाहर नहीं निकले हैं, वो जेनजी को ना तो पहचानेंगे, ना इस देश की युवा शक्ति को पहचानेंगे, ना इस देश की महिला शक्ति को पहचानेंगे। ओके। अच्छा, अभी आपने जो उबर वाली बात बताई कि वो स्टार्टअप वाली बात, मुझे एक चीज़ याद आया कि आज देखो आप, यूट्यूब यूएस का है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब जितने सोशल मीडिया हम यूज करते हैं जी, जिस पर हमने अपनी पूरी जिंदगी का हर डेटा, हमारा इंटरेस्ट, हमारी इच्छा, हम क्या करते हैं, कहाँ रहता है, सब कुछ दे रखा है। सब बाहर के देशों का है। तो हर हिंदुस्तानी को बाहर का देश बड़े अच्छे तरीके से जानता है। वो कभी भी चाहे तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर सकता है, इतना डेटा उसके पास है। तो जब हम सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे थे शुरुआत में, तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है कि हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक देश का खुद का नहीं है, सारा डेटा हम दे चुके हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये है, ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि जो लीड हमें 20 साल पहले लेना था, वो इंडक्शन का समय वो था, वहां हम चूक गए।
आज से 20 साल पहले जो एक मार्केट फेसबुक का बना था 2007-2008 में, वो तब से लीड ले चुके हैं। आज की तारीख में मेरे ख्याल से एक एआई का प्लेटफॉर्म है जो इंडियन है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी का ही कॉम्पिटिटर में, परप्लेक्सिटी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप बड़ी संख्या में परप्लेक्सिटी को अपनाएं, क्योंकि चैट जीपीटी ने भी, आपको पता होगा कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक नया स्कीम लॉन्च किया है 399 रुपीज का, जिसमें पहले 1 साल जो है पूरी तरह फ्री है। अब इस प्रलोभन में, इस लालच में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ पे एंटर करने वाले हैं चैट जीपीटी में। लेकिन बेसिकली ये डेटा चोरी हो जाएगी, या डेटा जो है एक, आप चोरी तो मैं खैर नहीं यूज करना चाहता हूँ शब्द, राहुल गांधी के शब्द हैं, आप अपना डेटा एक्सेस जो है वो विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज भी अगर अग्रेसिव होकर, जैसे जोहो मेल अभी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनाया, अब लेकिन जोहो ने सेम चीज जो है वो 2007 में स्थापित की थी। तो समवेयर आई थिंक इट हैज बीन थोड़ा सा लैकलस्टर तरीके से, ना तो जिस समय अर्ली 2000s में जब ये समय था जब गवर्नमेंट शुड हैव बीन मोर अग्रेसिव इन प्रमोटिंग इंडियन प्लेटफॉर्म्स, उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये कंपनीज भी समहाउ जो है, एक ट्विटर का भी एक तोड़ निकला था, इंडियन तोड़, वो भी 2 महीने काफी बज़ था उसके अराउंड, फिर वो भी खत्म हो गया। तो मुझे लगता है अभी देर नहीं हुआ है, हालांकि दीज प्लेटफॉर्म्स हैव टेकन अ लीड। एक सर्टेन फटीग आ रहा है, एटलीस्ट ट्विटर को लेके, एक्स को लेके एक फटीग है। हर व्यक्ति जो एक्स यूज करता है वो शिकायत भी करता है कि मेरे पोस्ट जो है विजिबल नहीं है, मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं हर रोज। तो मुझे लगता है ये समय सही है। जब मुझे लगता है इसका बहुत हद तक जिम्मेदार सरकार भी है। रीजन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप देखो, हमारे जितने बड़े टेक प्लेटफॉर्म जो हम यूज करते हैं, आप गूगल देख लो, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो, इनके जो बड़े टॉप सीईओज हैं, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको इंडियन दिखेंगे। अच्छा, इंडियंस बाहर जाके इन कंपनियों को बड़ा बना रहे हैं, मतलब इंडियन में पोटेंशियल तो है। तो क्या सरकार से कहाँ ऐसी चूक रह जाती है कि उन इंडियंस की कैपेबिलिटी इंडिया में नहीं पहचानी जाती, बाहर वाले पहचान लेते हैं। आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्या पता कितने इंडियंस जो कैपेबल हैं इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बनाने के लिए, लेकिन इंडिया में पॉलिसीज इतने डिफिकल्ट हैं कि उनको मौका नहीं मिलता, मजबूरी में उनको बाहर के देश में जाकर के अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। तो आपको नहीं लगता सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिसी? देखिए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहे हैं, जो स्टार्टअप इंडिया रहा है, अटल इनोवेशन एक हब है, जिसमें मैं खुद स्वयं जानता हूं कि इनिशियल लेवल पे जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फंडिंग भी आसानी से मिली है। बट समवेयर जो है इंडिया में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब वो कंपटीशन इतना अधिक है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैव समवेयर लैग्ड बिहाइंड। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा और इस पर ध्यान देना होगा। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील, जो पीयूष जी ने, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष जी ने कहा था कि हमारी सोच भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इन द सेंस आवर एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो नीड टू थिंक बिग। हम ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट जैसी जो इमीडिएट सर्विस एप्स में तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, और एक्चुअली ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ईज ऑफ लिविंग को ब्लिंकिट ने बढ़ाया है, जेप्टो ने बढ़ाया है शहरों में, वो अद्वितीय है। बट आई थिंक द अटेम्प्ट नीड्स टू बी टू पेनिट्रेट बिग टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, और सरकार इसको लेके जागरूक है। अगर अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। गूगल अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है विशाखापट्टनम में एस्टैब्लिश कर रहा है, अदानी इज पार्टनरिंग ऑन दैट फ्रंट। तो केवल इस वर्ष जो है लगभग $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है बिग टेक में आ चुका है भारत के अंदर, और आने वाले समय में अगले 2-3 वर्षों में, सो एटलीस्ट ऑन द AI फ्रंट द गवर्नमेंट हैज टेकन द लीड, मैं कहूँगा। नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं ना, बाहर के कंपनियां, इनोवेशन करने वाला इंडियन है। अगर इंडियन इनोवेशन कर सकता है बाहर जाकर के, तो इंडिया में इनोवेशन क्यों नहीं करता वो इंडियन? क्या चीज रोकती है? थोड़ा सा ये इंडिविजुअल पर भी ओनस जाता है। एक तो मतलब एक मेंटालिटी होती है
कि आप कॉलेज खत्म करते साथ जो है विदेश चले जाएं, बट एट द सेम टाइम ये एक बड़ा विचित्र युग है। मेंटालिटी क्यों है? ऐसा क्या अट्रैक्शन है विदेश में जो अपने भारत में नहीं है? क्या मुझे हमारे नहीं लगता, यूनिवर्सिटी वैसी नहीं है? अगर नहीं, सोच की बात होती है। मैं भी जा सकता था अब्रॉड, मैं नहीं गया हूँ। तो जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू इंसेंटिवाइज थिंग्स सो दैट people feel incentivized, and that incentives have been created. ये एक ऐसा युग है जिसमें पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में लोग वापस भी आए हैं। जो लोग 10-10 वर्ष बाहर रह रहे थे वो वापस भी आए हैं। तो आई थिंक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देखिए, अगर कोई इंडियन जाकर, अच्छा नेक्स्ट बिग मार्केट क्या है विश्व का? अफ्रीका है। ये सब लोग मानते हैं ग्लोबल साउथ है। अगर कल को जो है इंडियंस अफ्रीका के हर प्रमुख देश में, हर प्रमुख कंपनी के हेड हों, तो ये भारत के हित में होगा या भारत के विरुद्ध होगा? मुझे लगता है भारत के हित में होगा। तो इसको पूरी तरह डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। हाँ, माहौल ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि लोग जो वापस आना चाहें वो खुलकर बिना किसी चिंता के वापस आएं और उनको वहां से बेहतर अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिले। बट एट द सेम टाइम, लाइक आई सेड, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू पेनिट्रेट एवरी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब एंड टू बी अ लीडर इन दैट कंट्री, इन पॉलिटिक्स, इन बिजनेस एंड इन ऑल्सो सोशल स्फीयर्स। आप तो बिहार से हैं, आपको मतलब मैं खुद आपके साथ बिहारी हूं। पूरा जो साउथ, जो छोटे कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के, नॉर्थर्न कंट्रीज, वेस्ट इंडीज जिसको कहा जाता है, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से लेकर, वो सारा भारतवासी चला रहे हैं और बिहारी चला रहे हैं। मॉरिशस बिहारी चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको नेगेटिवली पूरी तरह से नहीं देखना चाहिए। ये एक पॉजिटिव भी है। और अगला फ्रंट अफ्रीका में आप देखेंगे कि वो सारे वहाँ के जो मेजर कंपनीज हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारतवासी ही चलाएंगे वहाँ पे। तो इसको पॉजिटिवली देखने का लॉस भी तो है। जीडीपी तो उनकी बढ़ रही है ना, हमारे लोग उनकी जीडीपी बढ़ा रहे हैं। जीडीपी के तो अन्य कारण भी हैं, वो तो बट लाइक आई सेड, एक अलग अलग तरीके से जीडीपी में उछाल आ रहा है जिसकी कल्पना भी लोग आज उस दिशा में बात ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, नक्सल मुक्त भारत की जब हम बात करते हैं, मैं कैलकुलेशन कर रहा था एक दिन, जहां आज से 10 वर्ष पहले 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट नक्सली हमलों से ग्रसित थे, आज जब पूरी तरह वो नक्सल वायलेंस से, नक्सल प्रभाव से मुक्त होंगे, तो आपको पता है जीडीपी में कितना उछाल आएगा। By a very nominal, by a very reasonable consideration, the GDP growth per year would be to the tune of 0.3 to 0.5%. अब आप पूछेंगे कैसे? तो जहां 100 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट से बाहर थे, इमेजिन करिए कि गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है, जो नक्सल हब हुआ करता था, आज वहां 10,000 करोड़ की लागत से एक स्टील प्लांट बन रहा है, जिसमें कि कम से कम जो है लाख लोगों को, कम से कम शुरुआती स्टेजेस में लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लाख नक्सल वाले एरिया, नक्सल वाले, एक्स फॉर्मर नक्सल एरिया। अब वो नक्सली प्रभाव से वो मुक्त करा दिए गए हैं। तो अब जब वहां पर फाइनली विकास देखने को मिल रहा है, तो वही एरियाज जो हैं डेवलपमेंट के पहले पड़ाव बनने वाले हैं। अब वो बस्तर का पूरा क्षेत्र जो साउथ छत्तीसगढ़ है, वो सारे क्षेत्र अगर बायोफ्यूल के उत्पाद के केंद्र बनते हैं, अगर टूरिज्म का हब बनते हैं, तो इमेजिन वो कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी को दे रहे हैं भारत की। और आज जब हम बड़े इकोनॉमिक गोल्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये जहां आप बैठे हैं ग्रेटर नोएडा, आज से 3 वर्ष पहले, हालांकि मेरे मित्र अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो भी यहाँ करीब में, और वो वहीं आसपास कहीं रहते भी हैं, यहीं पर। okay. वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज से 3 साल पहले तक मुंबई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज जब उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध है, आज मेरे ख्याल से यहाँ से कितना 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट होगा। तो आज जब यहाँ आपके पास एयरपोर्ट है, तो आप खुल के जो है, मतलब एक मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई है लोगों की। इस पूरे क्षेत्र का यहाँ से 50-100 किलोमीटर की दूरी में जो इंडस्ट्रियल, यहाँ पे मेरे ख्याल से आसपास कहीं एक बड़ा जापानीज कोलैबोरेशन के साथ भी बन रहा है, स्पेशली जापानीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हैं, जहाँ लोग जाते नहीं थे। आपको अंत्योदय का कॉन्सेप्ट पता है ना? नहीं। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट ये है, द लास्ट, दीनदयाल उपाध्याय जी का कॉन्सेप्ट है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स रहे हैं। तो अंत्योदय और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म
ये दो सोच के लिए, ये दो फिलॉसफी के लिए आज भी जो है उनकी सोच को अपनाया गया है हर तरह से। और बीजेपी जो है ही हैज़ बीन वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स। तो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट क्या है? द लास्ट पर्सन इन द क्यू शुड हैव द फर्स्ट एक्सेस टू द कंट्रीज रिसोर्सेज। मतलब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति को पहला हक होना चाहिए कंट्री के संसाधन का। दैट इज आखिरी व्यक्ति कौन है? आखिरी व्यक्ति मतलब कि जो सबसे गरीब वर्ग है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, अच्छा, वंचित वर्ग ठीक है। हाँ। मोदी जी के काल में पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है कि दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टर्न्ड ऑन इट्स हेड। सो द सेम थिंग विच अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स इज नाउ एप्लीकेबल टू रीजन्स। जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन पूरी तरह से इग्नोर्ड था, अब अगर डेटा पे जाएं तो 5 लाख करोड़ का कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, केवल नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में पिछले 11 वर्ष में हुए। ओके। उसका रिजल्ट क्या है? जहां 8 एयरपोर्ट होते थे वहां 17 एयरपोर्ट है। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग, कुछ तो हमेशा से आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक बड़ा तबका था जो दिल्ली नहीं आना चाहता था। दे यूज्ड टू फील एलियनेटेड, दे यूज्ड टू फील अनसेफ। आज खुलकर जो है वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो बहुत सारी जो मोदी जी ने क्या किया है कि अंत्योदय का कॉन्सेप्ट जो व्यक्तियों पर आधारित होता था, अब वो रीजन, यू कैन सी द रीजन्स विच वर मोस्ट इग्नोर्ड, विच वर द बैकवर्ड मोस्ट रीजन, दे हैव बिकम द फर्स्ट पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम है सरकार की। जो सबसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, बॉर्डर पर जो बसे हुए क्षेत्र हैं, उनको स्पेशल फंडिंग दी जा रही है कि आप पहले विकसित हो। Okay. और इसका विशेष लाभ जो है चाइना के बॉर्डर पर अरुणाचल में पड़ा है। तो आपने देखा होगा यूपीए के समय इनकर्शन जो है वो आम बात थी। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है लैंड, वो तो हमने नेहरू जी के समय ही गवा दिया था। लेकिन पूरे यूपीए के काल में आज आप अभी भी गूगल सर्च करें तो इनकर्शंस, ऑलमोस्ट हर महीने इनकर्शंस की स्टोरीज आती थी कि चाइना यहाँ अरुणाचल में घुस गया। आज क्यों वो कहानियां बंद हुई हैं? क्योंकि जब आपने उन दूर दराज के गांवों को विकास का पहला स्तंभ बनाया है, द बेस्ट ऑफ 5G कनेक्टिविटी इज अवेलेबल देयर। तो जहां कोई अल्टीरियर एक्टिविटी होती है, जहां कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिस पर शक होता है, तुरंत उसकी सूचना विद इन मिनट्स आपके फोर्सेस तक भी आ जाती है और अरुणाचल के कैपिटल ईटानगर में भी पहुंच जाती है। ओके। तो इससे लोगों में विश्वास भी आया है। तो मोदी जी ने वो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट जो व्यक्तियों तक सीमित था, उसको एक्सपैंड करके आप उसका असर क्षेत्रों में देख रहे हैं। जो ट्राइबल क्षेत्र थे, दे हैव बिकम द हब्स ऑफ डेवलपमेंट। आज कोई विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएं और छत्तीसगढ़ के किसी गांव में जाएं। द सेम लेवल ऑफ 5G कनेक्टिविटी विल बी अवेलेबल टू यू। मोस्ट ऑफ द विलेजेस नाउ हैव ड्रिंकिंग वाटर थैंक्स टू जल जीवन मिशन विच वॉज अंडरटेकन ऑन अ वॉर फुटिंग इन 2019। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो है। और इसमें अगर आप ऐड कर दें, 2019 में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसमें 119 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किए गए थे जो सबसे पिछड़े, और मूल तौर पर ये इनवेरिएबली जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। इनमें विशेष रूप से जीडीपी का उछाल कैसे हो सकता है, उसमें ओडॉप भी शामिल था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष तौर पर हम एक प्रोडक्ट के उत्पाद पर फोकस करें जिससे कि उस फोकस्ड अप्रोच के साथ वहाँ खाद्य उत्पाद जो है बढ़ाई जा सके। तो एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ उन 119 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपमेंट का एक पहला स्तंभ बनाया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आज आपको मुंबई या दिल्ली और किसी गांव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, which has been a big game changer for the country. काफ़ी सारी बातें आपने बता दी इतने कम समय में। ठीक है, तो अब समय को थोड़ा सा हम विराम देते हैं, अपने पॉडकास्ट को विराम देते हैं। सिन्हा साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अगली बार हो सकता है मैं आपसे पूछूंगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बट थैंक फॉर योर टाइम। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माय प्लेजर, धन्यवाद।